ओके, आज का टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड। चैप्टर नंबर 16 क्लास 11th जूलॉजी में एक चैप्टर है हिंदी मीडियम में, पाचन एवं अवशोषण। उसका ये लेक्चर नंबर 4 है। एंड स्टार्ट करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि भोजन का पाचन। भोजन का पाचन करने के लिए मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट होती है ग्लैंड्स, क्योंकि ग्लैंड से निकलता है जूस। मैं आपको वो भी बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन जूस एंड एंजाइम्स। तो हम लोग पहले जान लेते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी है। पहले हम लोग जानेंगे कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां हैं। हिंदी में इन्हें पाचक ग्रंथियां या डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। जिसका लिखा हुआ चैप्टर है वो मत लिखे, जितना इंपॉर्टेंट लगे वो लिखे। जिसका पहली बार है वो स्पीड से लिखे। डाइजेस्टिव ग्लैंड में आप पढ़ेंगे नंबर 1 सलाइवा ग्लैंड, यानी कि लार ग्रंथियां। दूसरा पढ़ेंगे आप, तीसरा पैंक्रियाटिक ग्लैंड या पैंक्रियाज ग्लैंड, ठीक है, अग्नाशय से बोलते हैं। चलिए पहली ऐड डाल रहे हैं हम लोग सलाइवरी ग्लैंड। लार ग्रंथि। अब ग्रंथियां क्यों? क्योंकि इनका नंबर अधिक है। ऐसा नहीं कि एक है, लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती है। तो आप जानते हैं कि इनकी संख्या कितनी बेटा? 3 जोड़ी, मतलब 6। पहले का नाम लिखा पैरोटिड। क्या नाम लिखा है? पैरोटिड। इसका नाम ही पैरोटिड है। सबसे बड़ी, साइज में बड़ी, आकार में सबसे बड़ी ग्रंथि है पैरोटिड। लार्जेस्ट, क्या बोलते हैं हिंदी में से, इंग्लिश में लार्जेस्ट ग्लैंड। इसका लोकेशन ये आप याद रखना बेटा, लोकेशन है नियर टू ईयर, कान के पास या चीक के पास। नियर टू ईयर या नियर टू चीक। चीक मतलब गाल, आपकी गाल के पास भी हो सकती है कान, कोई की चीज है ना, गाल यहाँ कह दो, चाहे कान भी है, यही गाल है। गॉट इट ना? ये साइज में सबसे बड़ी ग्लैंड, नाम है पैरोटिड ग्लैंड, याद रहेगा ना। दूसरी आप पढ़ेंगे इसमें, कौन सी बेटा? लिंगवल सबसे तीसरे पढ़ाऊंगा, सब लिंगवल तीसरी है। हाँ, ये सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। हिंदी में से बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? नहीं, ये अधोजिह्वा है। सब लिंगवल अधोजिह्वा। और ये कौन सी है? अधो। अब रहने दे, अभी ये अच्छा, सब मैंडिबुलर अच्छा। हाँ, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी, एक ही नाम बेटा। ये साइज में मिडिल है, ना बड़ी ना छोटी। सबसे छोटी ये सब लिंगुअल। सब लिंगुअल, इसी को कहते हैं हम लोग जिह्वा, जीभ के नीचे। तो इसका लोकेशन देखिएगा, लोकेशन इंपॉर्टेंट है बेटा। लोकेशन है जस्ट बिलो, हाँ, कहां पर? जबड़े के पास। कहां पर है बेटा? जबड़ा अलग होता है, जबड़े के पास। सही ना? ओके, सब अच्छा। एक चीज और लिख लेते हैं, इन तीनों से ही लार निकलती है। गॉट इट ना? मैक्सिमम मैक्स सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का श्रावण किस ग्रंथि से सबसे अधिक होगा? आंसर है सब लिंगुअल या सब मैक्सिलरी। इससे श्रावण सबसे अधिक। टोटल सलाइवा ग्लैंड टोटल एक दिन में 1.0 या 1.5 लीटर सलाइवा सीक्रेट करती है। उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम सब मैंडिबल से। गॉट इट? लेकिन साइज में बड़ी है, लेकिन सीक्रेशन इसका ज्यादा है। बस में आ गया ना? एनसीईआरटी लिख रहा है, लोकेशन इसका जिह्वा के नीचे।
इसके नीचे बेटा, जीभ के नीचे। क्लियर बेटा? स्मॉलेस्ट ग्लैंड, स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटी साइज में सबसे छोटी। क्लियर बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा वाला हेडिंग सलाइवा के बाद। लीवर एंसियरली लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन याद रखना ये एक्सोक्राइन में बड़ी है। एक्सोक्राइन मतलब वाह्यस्रावी में बड़ी है। अंतःस्रावी में लार्जेस्ट ग्लैंड थायराइड। फिर से समझिए, अंतःस्रावण में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है थायराइड। याद रहेगा ना, थायराइड सबसे बड़ी ग्लैंड है एंडोक्राइन में। एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी, और एक्सो में है ये बड़ी लीवर। क्लियर ना बेटा? चलिए लीवर का डायग्राम बना दे रहा हूं, सारे नाम लिख दूंगा, काम की सारी चीजें। चलिए मैंने ये बना दिया लीवर का डायग्राम। इसके मैंने दो लोब कर दिए ऐसे। यू नो दैट मीनिंग ऑफ लोब एंड पीस? लोब और पीस में अंतर, दोनों को टुकड़ा कहते हैं। देखें अब देखेंगे, अब समझ जाएंगे मैं। अच्छा ऐसे पिज्जा, ओके, यहां से इसको ऐसे काट दिया और इसको यहां से उठा के खा लिया, ऐसे खाते ना। तो जो मुख्य वाले पोर्शन से अलग हो जाए उसे पीस कहते हैं, जो उसमें जुड़ा हुआ रह जाए। तो लोब, जैसे चाकू लगे हाथ पूरा करके न गिरे, कट के आधा लटका रह जाए, झूला झूल रहा है, तो लोथड़ा, मांस के लोथड़े जो जुड़े हुए रहते हैं और जो निकल जाते हैं उसे पीस। अभी बस में आ रहा है ना? तो इसके दो लोब है, मतलब ये आपस में दोनों जुड़े हुए रहते हैं। ये दोनों आपस में जुड़े हुए, एक को कहते हैं राइट तो दूसरे को लेफ्ट। ये कौन है, लेफ्ट या राइट? उल्टा, हमेशा उल्टा बताना है। ये मेरा कौन सा हाथ है? राइट। तो ये लेफ्ट, ये राइट। हम लोग हार्ड पढ़ेंगे ना, ये राइट है, इसको लेफ्ट, इससे राइट। नहीं बस में। और एक चीज और, जब हम लोग कोई ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ, तब सही ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग कोई ऐसा ग्राफ बनाए ऐसे, तो जैसे ये नीचे की ओर झुक गया, ये ऊपर है, याद है ना वो डिस्प्लेसन, तो ये राइट है, तो इसको राइट, इसको लेफ्ट बोलेंगे, वहां पर सही नाम चलते हैं। ओके ना बेटा? चलिए समझते इसको। तो राइट एंड लेफ्ट, और यहां से निकली हुई एक डक्ट बना दी मैंने। इसी के अंदर, बाहर नहीं, एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। क्या नाम उसका? इसी के अंदर, और गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकल के आती है, और वो डक्ट निकल के आएगी, इसमें ऐसे जुड़ी होती है। बहुत बारीक चीज है और आराम से समझना, एक बार में क्लियर कर दूंगा गारंटी के साथ। देखिएगा, ये हो गया अपना, ध्यान से देखिएगा, राइट लोब, ये है लेफ्ट लोब, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलेंगे? अच्छा, गॉल ब्लैडर हिंदी में क्या बोलते हैं? इट स्टोर बाइल जूस। और कैसा स्टोर है? टेम्पररी, नॉट परमानेंट। टेम्पररी मतलब अस्थायी होता है। चलिए अस्थायी लिख दे रहा हूं। दूसरा पॉइंट, इट कंसंट्रेट, ये इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेट मतलब शांत करेगा, गाढ़ा करता है। क्वेश्चन आएगा बाइल जूस को कौन शांत करेगा? आंसर है ये गॉल ब्लैडर, तो बाइल जूस। गॉट इट? क्लियर? मैं जूस और एंजाइम आगे बताऊंगा। तो लेफ्ट राइट लोब गॉल ब्लैडर, एक खास पॉइंट लिख रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं, यहां एकदम खास पॉइंट है, बोथ लोब, इसके लीवर के, बोथ लोब ऑफ लीवर, इतना अंग्रेजी चलेगा बेटा, हिंदी लिखो। लीवर के दोनों टुकड़े की कवरिंग, देख हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के लिख रहा हूं। बोथ लोब ऑफ लीवर की कवरिंग, यानी दोनों लोब की कवरिंग ग्लिसन्स कैप्सूल कहलाता है।
बात को समझिएगा, दोनों लोब के ऊपर जो ऊपर की कवरिंग है उसे बोलते हैं गिल्सिन कैप्सूल मेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। गिल्सिन कैप्सूल किससे बने हैं? कनेक्टिव टिश्यू। एंड यूनिट ऑफ लीवर, लीवर का यूनिट लीवर सेल। कौन सी सेल बेटा? लीवर को बोलते हैं हेपाटिक सेल। नाम सुना है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में क्या खराब होता है? लीवर। लीवर की सेल जब खराब हो जाए तो हेपेटाइटिस। देख ध्यान सुनना, जिसके अंत में TIS आ गया उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ब्रोंकाइटिस पढ़ेगी, डिजीज पढ़ा। जॉइंट पेन, अर्थराइटिस। टिस का मतलब है पेन यानी कि इन्फ्लामेशन। हेपेटाइटिस लीवर की सेल में इन्फ्लामेशन। तो यूनिट ऑफ लीवर, लीवर सेल। क्वेश्चन मेरी बात समझ लीजिए, एग्जाम में आ चुका है। कौन गिल्सिन कैप्सूल किसको कवर करता है? ऑप्शन 1 है लीवर को, ऑप्शन बी लीवर सेल को, 3 लीवर के लोब को या सबको। आंसर था लोब। ये आ चुका क्वेश्चन है, लोब को कवर करता है गिल्सिन कैप्सूल। या ये आएगा गिल्सिन कैप्सूल इज कवरिंग ऑफ, गिल्सिन कैप्सूल इज कवरिंग ऑफ। 4 ऑप्शन कर देगा, याद रखना हेपेटिक लोब। गॉट इट? बढ़िया से चलिए। ओके, ये गाल ब्लैडर है। ये कौन सा ब्लैडर है बेटा? पित्ताशय। इसकी डक्ट का नाम याद करना, सिस्टिक डक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है पित्ताशय की ट्यूब को क्या बोलते बेटा? वाहिका है, जो यहां से पित्त जो उसको लेके जाएगी। समझ गए किसको ले जा रही? जो भी था अपना काम का चीज। क्लियर? ओके, इसका नाम है, इसका नाम क्या है? नहीं, ध्यान समझना। मैं इसको ऐसे थोड़ा सा दोबारा से बना रहा हूं ब्लैक से। ओके, अब आपको समझाना, ये डक्ट अलग है, ये डक्ट अलग है। इसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट, सॉरी हेपेटिक डक्ट। ओके, गलत हो गया। कॉमन हेपेटिक डक्ट और ये कॉमन बाइल डक्ट। मैं हिंदी नाम भी लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखें आप, बहुत ध्यान से मेरी बात समझ लीजिए। कॉमन बाइल डक्ट किस किस के मिलने से बनता है? क्वेश्चन यही आएगा कि कॉमन बाइल डक्ट किस किस के दो डक्ट के मिलने से बना। आंसर है हेपेटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट। पित्ताशय वाहिका और यकृत वाहिका, पित्ताशय वाहिका और यकृत वाहिका के मिलने से बनती है कॉमन बाइल डक्ट। बस में आई ना? अब कॉमन बाइल डक्ट आगे जाएगी, यहां पर प्रेजेंट है अपना पेनक्रियाज। ये क्या प्रेजेंट है? अग्न्याशय। पता नहीं सही लिख रहा हूं गलत, अग्न्याशय लिख दिया मैंने जैसा बना। और जो अग्न्याशय की ये डक्ट है वो डक्ट यहां पर आई, समझिएगा बेटा। कोई ब्लैक वाली इससे आ रही है, और ये ऐसे आगे जोड़ी। समझ गए कैसे बात कर रहा हूं? अब इसका नाम है हेप्टो पैंक्रियाटिक डक्ट। कौन सी? ये देख, कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट। तो ध्यान रखना, ये किस किस से मिलके बना? कॉमन बाइल डक्ट चाहिए इसके लिए। निवास में आ रही प्लस पैंक्रियाटिक डक्ट। ओके, गॉट इट? क्लियर? ये सारी चीज आ जाती है। ध्यान सुने कि लीवर की फैगोसाइटिक सेल्स कौन सी? कुफर सेल। ध्यान रहेगा ना? अगर ध्यान सुनना, यदि बॉडी में लीवर खराब हो जाए तो किस चीज की मात्रा बढ़ जाएगी? आंसर है अमोनिया, क्योंकि लीवर ही अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अमोनिया को यूरिया, कोई मशीन खराब हो गई तो यूरिया बदलेगा नहीं। अच्छा, अमोनिया से यूरिया बदलना, अमोनिया से यूरिया का बनना ऑर्निथिन साइकिल कहलाता है। मैं लिखाया हूं ऑर्निथिन साइकिल।
व्हाट इज द ऑर्निथिन साइकिल? इन लिवर अमोनिया कन्वर्ट इनटू यूरिया। क्लियर? पेपर एग्जाम में से पे। ओके, अग्नाशय है, पत्ती की जैसी संरचना है और ये एक मिश्र ग्रंथि है, मतलब यह अंतःस्रावी है और बाह्यस्रावी है। बाह्यस्रावी को मैं आगे पढ़ाऊंगा भी आगे। एक्चुअली अंतःस्रावी में जो कोशिकाएं हैं यहाँ की उन्हें लैंगरहैंस की आइलैंड बोलते हैं, यानी कि द्वीप का द्वीप इसको बोलते क्या बोलते हैं? द्वीपिका। अच्छा, जो बिका है ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस एक वैज्ञानिक का नाम था जिसने बताया यहाँ पर 3 प्रकार की सेल है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। फिजिक्स से डेल्टा, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स। तो अंतःस्रावी में अल्फा सेल्स पढ़ेंगे आप, बीटा सेल्स पढ़ेंगे, इनका सबका सीक्रेशन पढ़ेंगे। इसको डेल्टा बोलते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन बोलते हैं, मेरे को आज तक पता नहीं इसको डेल्टा क्यों बोलते हैं। और बाह्यस्रावी में पाचक रस निकलेगा, रस मतलब जूस, जिनका पीएच वैल्यू 7.1 से लेके 8.3 तक होगा, यानी कि क्षारीय माध्यम। और जो सलाइवा में है 6.8 स्लाइटली एसिडिक, यानी कि बिल्कुल कम अम्लीय माध्यम। स्लाइट मतलब लाइट, स्लाइटली एसिडिक। क्लियर? ओके, तो बाह्यस्रावी में कुछ नाम दिया एनसीईआरटी में, उनको आप पढ़ेंगे। मैं पहले माइलेज लिख दिया, न्यूक्लियेज, हालांकि इनके नाम सबसे आखिर में लिखते हैं हम लोग, और लाइपेज। और 3 ये खास नाम है, जैसे ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन और काइमो ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, यही है ना? ध्यान रखना, ये तीनों प्रोटीन पाचन में सहायक। किसके पाचन में? प्रोटीन पाचन। ये लिपिड के लिए, ये न्यूक्लिक एसिड और ये कार्बोहाइड्रेट। किसके पाचन के लिए? कार्बोहाइड्रेट। याद रहेगा बेटा? हालांकि ये जिसमें ओजन शब्द आ गया तो समझो वो इनएक्टिव है, मतलब अभी काम नहीं करेगा, उसे एक्टिव करना पड़ेगा। कैसे एक्टिव होगा, मैं आगे वो सारी चीजें आपको दिखा रहा हूं। चलिए, तो एनसीईआरटी लिख रहा है अगर अच्छा हमने इसे लफ्ज डाल दिया, अब इनका एक्टिवेट हम कर रहे हैं आगे, जब हेडिंग डाल रहा हूं मैं पाचन। ओके, मैं आपको थोड़ा सा पाचन में माउथ में सबसे पहले पाचन होगा, और माउथ में है टीथ। टीथ के बारे में हम लोग पिछली वीडियो में जाना। टीथ के बाद अपने पास सलाइवा। सलाइवा क्या क्या कंपोनेंट वो पढ़ लिए। थोड़ा टंग के विषय में थोड़ा सा मुझे लगता है और बताना चाहिए। टंग में एसएससी बड्स होती है, कलिकाएं होती है, टेस्ट बड, जिन्हें पैपिले बोलते हैं, पैपिली या पैपिलिया जो भी बोलते हैं। टेस्ट बड, स्वाद कलिकाएं या पेपली 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? 4। अपने में कौन सी सबसे ज्यादा एक्टिवेट होती है? फंजीफॉर्म। कौन सी अब्सेंट होती है? फॉलिएट। और कौन सी टेस्टलेस होती है? उसका नाम लिखा है। कौन सी लिखा है बेटा? अरे एक नाम लिखाए थे बेटा आपको, क्या याद करेंगे कि 4 प्रकार की टेस्ट बड होती हैं। फंजीफॉर्म, इसका नाम लिसोराविब्रेन से, ये मोर एक्टिव है, इसका नाम अभी पता नहीं याद नहीं आ रहा। फोलेट, ये ह्यूमंस में प्रेजेंट ही नहीं है, अब्सेंट है। और फैल्सिफेरम टेस्ट बड नहीं होती है। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कौन सी कलिकाओं में टेस्ट बड नहीं होती है, याद रखोगे ना? क्लियर बेटा? तो हम लोग पाचन स्टार्ट के मुख में, मुख में देखो बेटा, मुख्य चीजें बता रहा हूं। केवल कार्बोहाइड्रेट, यानी किसको बोलते हैं आप? पॉलीसैकेराइड। क्या बोलते हैं इसे? का पाचन होगा।
वो भी कितना 30%, हाँ 30%। तो एनसीईआरटी इसका क्या लिखा है देखिएगा, लिखा है स्टार्च, क्या लिखे हैं स्टार्च पॉलीसैकेराइड, ये क्या है बेटा पॉलीसैकेराइड्स कन्वर्ट इनटू माल्टोज यानी कि डाइसैकेराइड। ओके, और इसने बदला किसने इसको, यहां पे एंजाइम का नाम लिख रहा हूं एमाइलेज, स्लाइवरी एमाइलेज, क्योंकि एमाइलेज आपको पैंक्रियाज में भी मिलेगा और ये वो चीज यहां पर भी है, तो दोनों चीज दोनों जगह है, तो नाम कैसे अलग रखेंगे, स्लाइवरी एमाइलेज और पैंक्रियाजिक एमाइलेज। इसका पीएच वैल्यू है 6.8, 6.8, स्लाइटली एसिडिक। अच्छा एसिड ये तो जानते हो ना, ओके। सिर्फ इसी का पाचन है। दूसरा है ग्रास नली में पाचन, आप लिखेंगे होता नहीं, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार का डाइजेस्टिव जूस नहीं है। मुख्य ग्रास नली के बाद है स्टोमक, आमाशय में पाचन। भाई एनसीईआरटी लिख रहा है कि आमाशय में एक ग्रंथि होती है, कौन सी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट। कहां पर, आमाशय में कौन सी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखें, एनसीईआरटी ने 3 पॉइंट में लिखा है, एक पेज में ऐसे 3 पॉइंट बनाए हैं, 3 प्रकार की सेल्स के नाम लिखे हैं, पता है ना। मैं उसी ग्लैंड का डायग्राम बनाऊंगा। हम लोग जब हिस्टोलॉजी पढ़े तो हिस्टोलॉजी में पढ़े कि लेयर्स होती है 3, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। यहां पर म्यूकोसा जो लेयर है ना, म्यूकोसा मॉडिफाइड इनटू गैस्ट्रिक जूस ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस कितना, 1 से 1.5 लीटर। बेसिक चीज बता रहा हूं, पैंक्रियाज, गैस्ट्रिक, सलाइवा, यूरिन सब 1 से 1.5 लीटर है सबका। पर डे कितनी सलाइवा, सलाइवा यहां कहनी है, कितनी सलाइवा, 1 से 1.5 लीटर, यूरिन भी 1 से 1.5, अग्नाशय रस भी 1 से 1.5, और लीवर जूस मतलब जो भी है सब 1 से 1.5। अबाउट में ये चल रहा है, क्लियर। तो एनसीईआरटी क्या बता रहा है, आमाशय में 3 प्रकार की वो लिखी है, क्या बोलते हैं उनको, कोशिकाएं, सेल्स, उनके नाम क्या है बेटा, चल डायग्राम बनाएंगे, हम लोग पहले भी बनाए हैं। ओके, ऐसे बना दे रहा हूं, ऐसे बना दिया, या मैं इसको उल्टा करके बना दे रहा हूं, एक सेकंड। मुझे याद है मैंने पिछली बार ऐसा बनाया था, ऐसे। तो इस सेल्स को कहा था मैंने, यहां से लेके यहां तक की सेल्स को नेक सेल, और नेक सेल से क्या निकलेगा, म्यूकस सीक्रेट्स। ध्यान रखना, नेक सेल से म्यूकस का स्रावण होगा। दूसरी कोशिका का नाम बताया था, जो ये वाली कोशिकाएं हैं इनको बोलते हैं पैराइटल सेल्स, और पैराइटल से प्रोटीन निकलता है, और प्रोटीन इसका नाम क्या, पैप्टिक सेल्स। इन कोशिकाओं का नाम क्या है, पैराइटल का, सॉरी ऑक्जेनेटिक सेल, और क्या निकालेगी, HCl। और तीसरी सेल्स का नाम चीफ सेल। और अच्छा, पैराइटल सेल का दूसरा नाम क्या था, ओके, और इससे क्या निकलेगा, HCl एंड सॉरी अच्छा, मैं देखते लेता हूं। और इससे निकलेगा पैप्टिक, सॉरी जूस निकलेगा, उसका नाम है पेप्सिनोजन। एक से मैं भी समझा रहा हूं, इसको लिख के समझा ही रहा हूं, पेप्सिनोजन। बड़े ध्यान से समझना, मैं जो बताऊंगा आपको बड़ी काम की चीज बताने वाला हूं, जस्ट बस 2 मिनट मेरी बात पर फोकस करिएगा। पेप्सिनोजन, CIF,
और म्यूकस। तीनों कोशिकाओं से तीन चीजें निकलती हैं, एक से निकलेगा म्यूकस, एक से निकला HCl और CIF, एक से निकला पेप्सिडोजन। सबके फंक्शन समझिए। फंक्शन, म्यूकस क्या करेगा, सुरक्षा देता है, प्रोटेक्ट, किससे, फ्रॉम HCl, फ्रॉम HCl, क्योंकि HCl का pH वैल्यू 1.7 या 1.8, ये इसका pH है, और इतना pH मतलब हैवी एसिडिक। अरे अपने अमाशय को ही गला के खाक कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो म्यूकस एक सुरक्षा आवरण बना लेगा, स्टमक में क्या बनाएगा, सुरक्षा कवच। HCl का काम जानते हैं, HCl का काम, और HCl में दूसरा पढ़ेंगे यहां पर CIF, सबके काम जानते हैं। HCl ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में बदलेगा, वो प्रोटीन का पाचन करेगा। किसका पाचन, प्रोटीन। डांस देख रहे बेटा, इसका पहली बार हो रहा है। तो यहां पर आप लिखेंगे पेप्सिनोजन प्लस HCl इक्वल टू पेप्सिन। कोई केमिकल बैलेंस नहीं करना, बायोलॉजी है, बस आसानी से हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये आएगा HCl का काम, दो काम, पहला तो इसको एक्टिव कर रहा है, दूसरे हार्मफुल पैथोजन को मार दे, जो खाने में अंदर चले गए तो HCl उनको मार देगा। HCl कहां से निकलता है, ऑक्जेनेटिक सेल या पैराइटल सेल्स। ये पेप्सिनोजन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके पेप्सिन, और ध्यान रखना ये इनएक्टिव है, ये कैसा है बेटा, इनएक्टिव, और पेप्सिन एक्टिव, यानी शरीर में बहुत अच्छा काम करने वाला बंदा नहीं है। प्रोटीन के पाचन में सहायक। ओके बेटा, चलिए, व्हाट इज द सीन ऑफ CIF, सर्टेन इंट्रांसिक फैक्टर। पहले इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं, इसका हिंदी नहीं चलेगा, इसका हिंदी आप सीखिए भी नहीं, मतलब का नहीं है, एग्जाम इंग्लिश में इसका आएगा, सर्टेन इंट्रांसिक फैक्टर। इसका क्या सीन है बेटा, इसका क्या फंक्शन है, देखते हैं। CIF का काम जाना, ध्यान समझिए, यह है विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक करता है। अब विटामिन B12 के अवशोषण में कौन से सहायक हैं, आप बताएंगे सर्टेन फैक्टर। ओके ना, बस इतना याद करना, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। कौन से एंजाइम है जो उसके अवशोषण में सहायक है, CIF। चलिए, तीसरा पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन तो जान ही लिया कि वो HCl के साथ रिएक्ट करके पेप्सिन बनाएगा। ओके ना, अब पाचन करते हैं, चलिए पाचन की बात करते हैं। जो भी खाना खाए थे, माउथ में 30% डाइजेशन हुआ कार्बोहाइड्रेट, अब पूरा खाना आ गया यहां। सोच, क्वेश्चन ये आता है, एक बार में क्वेश्चन देगा, आप सिर्फ अंडा खाए, अंडे में जो एल्बुमिन है यानी अंडे की प्रोटीन को खाए, इसका पाचन कहां होगा, माउथ में कितना परसेंट होगा, ये क्वेश्चन था। माउथ में 0%, क्योंकि माउथ में प्रोटीन बिल्कुल ही बचेगा। आप प्रोटीन के जैसे आपको खाते हुए वो क्या है, पनीर, प्रोटीन है उसमें, चबाओ, यहां कोई पाचन नहीं, सिर्फ चबाया, उसको निकलना ही पड़ेगा। 10% या 90% ड्यूटेनम में, ग्रहणी में, पता है ना। ओके, तो मैं पाचन बता रहा हूं इसका। प्रोटीन आपको ऐसे लिखना है, जो प्रोटीन होता है वो पेप्सिन के साथ रिएक्ट करके पेप्टोन और प्रोटियोज में बदलता है। केवल कितना परसेंट, 10%। तो क्वेश्चन मोटे मोटी क्या समझना बेटा बच्चा, कि प्रोटीन का अमाशय में पाचन कितना, 10%, बस। क्या उसके क्या क्या कंपोनेंट बनेंगे, वो पेप्टोन एंड प्रोटियोज। मैं हिंदी लिख दूं, ओके बेटा, पेप्टोन प्लस प्रोटियोज। अब पता नहीं प्रोटियोज कैसे लिखना, प्रो तो पता है, ये नहीं आ रहा बेटा, वाले गलत हो जाएगा, वीडियो भी चल रहा है। क्या होता है, रेनिन, ध्यान सुनना, आंसर लिखा है स्मॉल
किड्स यानी कि इन्फेंट बेबी, हिंदी में नवजात शिशु, उनके स्टोमक में रेनिन, कौन सा? रेनिन, RENNIN, और सिंगल एन है तो वो यूरिन हो गया, यूरिन में काम करता है, यूरिन को गाढ़ा करता है। स्पेलिंग का अंतर समझना, एक लिख रहा हूं मैं RENNIN, एक लिख रहा हूं RENIN, ये यूरिन को गाढ़ा करता है, यूरिन को गाढ़ा, और ये मिल्क पाचन में मदद करता है, और इन्फेंट बेबी में ज्यादा होता है। किसमें होता है? इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब ये होता है छोटा बच्चा, नवजात शिशु में इसकी मात्रा ज्यादा होती है। ओके बेटा, आपके स्टमक में स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज भी होता है। अमाशय में और क्या होता है बेटा? नोट डाल के लिखे हैं, कुछ मात्रा में लाइपेज भी होता है, बट इनएक्टिव। कैसा होता है? इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय। अब सही लिखा गलत, निष्क्रिय पता नहीं क्यों लिख दिया, निष्क्रिय मतलब कोई फंक्शन नहीं करेगा। क्लियर? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है। पहले का नाम है ग्रहणी यानी कि ड्यूडेनम, दूसरे का नाम जेजुनम और इलियम। तो ग्रहणी में पूरा पाचन होगा, संपूर्ण कंप्लीट पाचन। पाचन कहां पर होगा कंप्लीट? यहां पर। किस किस का होगा? कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ 70%, 30% ऊपर कर दिया है, 90%, और लाइपेज 100% और न्यूक्लिक एसिड 100%। चलिए कर लेते हैं डाइजेशन। तो पहले हम डालते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो हम लोग देख चुके हैं कि जो स्टार्च था 10% बदला था, कितना रह गया था? 90%। वो किस में बदल गया? माल्टोज। ऊपर अपन लोग 10% बदल के आए थे, ओ सॉरी 30 आई एम सॉरी बेटा, 10% होता, सॉरी। तो यहां पर 90% ना होके 70% रहेगा, और बदलने वाला एमाइलेज। और ये एमाइलेज कहां से आया? पैंक्रियाज। पी मतलब पैंक्रियाज। उसने स्टार्च को माल्टोज बदल दिया 70, ऊपर 30 बदला, 70 यहां पूरा 100% हो गया। अब जो भी बचा, अब माल्टोज ही माल्टोज बचा। अब अपने पास है माल्टोज 100%, 70% ये हो गया और 30% माउथ से आया। ये बदलेगा, एक एंजाइम का नाम रहेगा माल्टेज, और ये बदल जाएगा ग्लूकोज प्लस। ये माल्टेज कहां से आया? इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडेनम। इससे जो जूस निकलता है उसका नाम है सकस एंटेरिकस। क्वेश्चन ये आता है, सकस एंटेरिकस सीक्रेट फ्रॉम, आप बताइए, वॉल ऑफ ड्यूडेनम। वॉल मतलब दीवार, ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम की वॉल से निकलता सकस एंटेरिकस। तो इससे एक इंटेस्टाइन ने लिख दिया, वही सकस एंटेरिकस को माल्टेज आया, और इसने इसको ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदल। ध्यान सुने मेरी बात। क्वेश्चन ये आएगा कि लास्ट कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आंसर है ग्लूकोज। आखिरी क्या बना? ग्लूकोज। चलिए अब बचा 2 चीज, एक प्रोटीन बचा बेटा, प्रोटीन का डाइजेशन। देखिएगा आपने 10% वहां का लिया था, जो बच गया वो यहां पर अपने पास बचा, पेप्टोन बचा था वहां पर। अब प्रोटीन लिख रहा हूं, एक सेकंड, अब पेप्टोन लिख रहा हूं और प्रोटियोज लिख दिया, सब एक साथ लिख दिया मैंने। ये सब कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें बेटा? किस पे?
प्रोटीन डाइपेप्टाइड या पेप्टाइड भी लिख सकते हो। इसको बदलने वाले 3 एंजाइम में जो अल्नासिस निकले थे, ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन और प्रो आ जाएगा, प्रो हटा दो, कार्बोक्सी पेप्टिडेज और बन गया डाइपेप्टाइड। ये तीनों 1 2 3 अग्नाशय से आए हुए रस है। कहां से आए हैं? अग्नाशय से आए हुए रस है। तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं। अब पैंक्रियास से पाचन करा दे रहा हूं, पैंक्रियास से पाचन करा दे रहा हूं। डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड। किसने बदला इसको? सकस इंट्रीगस। यानी सकस इंट्रीगस का एक एंजाइम हो गया माल्टेज, दूसरा हो गया डाइपेप्टिडेज। देखो बेटा यहां पर बहुत से एंजाइम है, मैं एक एक करके सबके नाम लिखूंगा जैसे जैसे उपयोग में आते जाएंगे। तो ध्यान रखना डाइपेप्टिडेज ये इंटेस्टाइन से आया हुआ एक जार, इंटेस्टाइन मतलब ग्रहणी, ओके ना। तो फाइनल यानी कि लास्ट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड, ध्यान रहेगा ना। अब उसके बाद लिपिड का एमल्सिफिकेशन कैसे होगा, न्यूक्लिक एसिड का कैसे होगा, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। या इसको आप पढ़ लीजिएगा।